नमस्कार। आज मैं सभी भाइयों को कुछ नया लग रहा क्योंकि मैं किसान हूँ। मेरा नाम किशन पाल है और मैं आज उस बेटी का इंटरव्यू लेने चाह रहा हूँ जो बेटी 75 दिनों से हम लोगों के बीच में कैमरा लेके और एक एक खबर को खोज रही, ज़मीन से जुड़ी पत्रकारिता कर रही और हम लोगों का जो सब किसानों का, चाहे हाँ 70 साल के बुजुर्ग हों या नौजवान हों, बच्चे हों, जिन बेटियों ने सभी का दिल जीत लिया और सभी किसान इन्हें अपनी बेटियां, अपने घर की बच्ची मानते हैं। तो मैं इनसे सवाल करता हूं कि इन्हें इस आंदोलन में क्या लगा। आपका कि ये बताइए, आप आंदोलन में आ रहे हो, आप पत्रकार हो, अकेले हो और इस आंदोलन में आप, मैंने देखा है कई बार रात को भी रहते हो, 7 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं। पहले ये बताइए, आपको किसी तरीके की कोई दहशत, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम, पत्रकारिता में कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, गाजीपुर बॉर्डर की बात करूं या सिंगू बॉर्डर की बात करूं या टिकरी बॉर्डर की बात करूं, दिल्ली के उन सभी बॉर्डर पर जहां पर किसान एकजुट होकर बैठा है, जहां 75 दिन से किसान लड़ रहा है अपने अधिकारों के लिए, वहां मुझे एक लड़की होने के नाते कोई परेशानी नहीं हुई आज तक 75 दिन में। मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में एक दफ़ा मैं हो सकता है कि सुरक्षित महसूस ना करती हूं, परंतु यहाँ किसानों के बीच अपनापन सा लगता है और कभी परेशानी या असुरक्षा महसूस हुई ही नहीं है कभी। तो मैं इस बेटी का नाम दामिनी है और मुझे ये पता नहीं कि इस बेटी कौन सी जाति से है, कौन से धर्म से है और कौन से क्षेत्र से है, लेकिन हम इसकी शक्ल और इसके काम को देख के हमें सबको इस लड़की से प्यार हो गया। मुझे ये बताइए कि किसान आंदोलन में आने के बाद यहाँ आप घूम घूम के इंटरव्यू लेती हो, किसी किसान ने कोई आपको इंटरव्यू देने से मना किया हो या आपको ऐसा लगा हो कि इसकी भाषा ठीक नहीं, या आपको ये लगा हो कि किसी पार्टी से आप भी कहीं ना कहीं विचारधारा से हो सकता जुड़े हो, पत्रकार भी इंसान है, तो आपको विचारधारा के खिलाफ अगर कोई इंटरव्यू दे रहा है तो आपको क्या लगता है, ये लेती हो या नहीं लेती? पहली बात तो आपने पार्टी की बात करी, तो पार्टी से तो मैं दूर हूँ, पॉलिटिक्स से मैं दूर दूर तक नाता नहीं रखती, ना ही मैं रखना पसंद करती। परंतु यहाँ पर जब इतनी तादाद में यहाँ पर किसान मौजूद है, जब इन्हें खालिस्तानी बोला जाता है, जब इन्हें आतंकवादी बोला जाता है, जब इन्हें उग्रवादी बोला जाता है, तो इंसान को खुद लगता है कि उन्हें आना चाहिए, इन किसानों के लिए खड़ा होना चाहिए। आज जो लोग घर में बैठे हैं वो बेशक आपको खालिस्तानी उग्रवादी कहते हो, परंतु जो एक बार यहाँ आ गया वो इनको किसान तो कहेगा ही, इस देश का अन्नदाता कहेगा ही, उसका बार बार एक मन करेगा कि वो यहाँ आए, आप लोगों का समर्थन दे और आप लोगों के बीच में अपनापन जो लगता है ना, सबसे बड़ी बात पत्रकारिता से हटकर मैं बता रही हूँ, जो आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का अपनापन है, उस वजह से मैं 75 दिन से यहाँ पर ज़्यादा आ रही हूँ और इतना समय यहाँ रहती हूँ। बहुत अच्छी बात, सभी का आपने दिल जीता। मैं ये कह रहा हूँ, एक हमारे देश की मीडिया है जो आप जमीन से पत्रकारिता करते हो और एक मीडिया वो है जो हमारे देश के किसान जो कर रहे हैं उसका ठीक विपरीत दिखा रही है। जो मतलब किसान नहीं, यहाँ दूसरे तरीके के लोग बैठे हैं, यहाँ खालिस्तानी लोग बैठे हैं, इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये खाना कहाँ से आ रहा है, ये आपको पता लग रहा है कि ये खाना कहाँ से आ रहा है और आपने अपनी नज़रों से क्या देखा? यहाँ पर हर कोई सेवा के लिए बैठा है, जिससे जितना बनता है वो यहाँ पर देता है, चाहे दूध हो, चीनी हो, हर समय 24 घंटे लंगर यहाँ पर चलता है। तो सोच सकते हो आप, फंडिंग की तो बात उठती ही नहीं है, हर कोई सेवा कर रहा है यहाँ पर। आपने देखा ही होगा, देश के काफ़ी सारे लोग हैं जो समर्थन में आए हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं दान के तौर पर कहें या डोनेशन मैं कहूँ, उस तौर पर आप लोगों को कुछ ना कुछ दिया है और हमेशा समर्थन दिया है। तो फंडिंग का मुद्दा तो उठता ही नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया की आपने बात करी, तो उनके बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो सकती है कि वो उस प्रकार की खबरें दिखाते हैं, या दबाव उन पर हो सकता है किसी चीज़ का, या हो सकता है जो फंडिंग वर्ड आपके लिए यूज़ किया है, फंडिंग वर्ड उनके लिए इस्तेमाल हो सकता है कि उन्हें कहाँ से फंडिंग आ रही है। काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है। अगर कांग्रेस शायद इस समय सत्ता में होती तो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया आज कांग्रेस का इतना समर्थन करती, आज उन्हीं की खबर दिखाती, परंतु अब बीजेपी सत्ता में है और 2 बार सत्ता में आई है, हर राज्य में अपनी सरकार बना रही है, तो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया को भी इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि वो भी चाहती है कि हम इन्हीं के ही समर्थन में रहें ताकि हमें भी कोई आगे परेशानी ना हो। आपने देखा होगा, अर्नब गोस्वामी का केस देखा होगा, कई दफ़ा उन पर मुकदमे
में चले, कई चीज़ें सामने आई, परंतु कोई एक्शन उन पर भी नहीं लिया गया। तो यही एक कारण हो सकता है कि वो बीजेपी का या जो केंद्र सरकार है उसका समर्थन देते हैं। मैं अपनी बहन से और बेटी से ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस आंदोलन में पिछले 75-76 दिनों में आपको जो जो चीज़ें अच्छी लगी हैं, तो वो हमारे व्यूअर्स हैं जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो उन लोगों को कृपया एक छोटा सा संदेश दीजिए कि इस आंदोलन की क्या खूबसूरती है। इस आंदोलन की खूबसूरती ये है, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपने आज़ादी की जंग देखी होगी। आज़ादी की दूसरी जंग ये आंदोलन है, आज़ादी का दूसरा दृश्य जहाँ पर हर धर्म के लोग हैं, हर जाति का इंसान है। कई दफ़ा कोशिश की गई इस देश को धर्म के नाम पर बांटने की, इस देश को जाति के नाम पर बांटने की, परंतु जब आप इस आंदोलन में आएंगे आपको हिंदू भी मिलेगा, आपको मुस्लिम भी मिलेगा, आपको सिख भी मिलेगा, आपको ईसाई भी मिलेगा, हर धर्म का लोग आपको इस प्रकार। और जो नारा है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, यहाँ पर आप आएंगे तो ये नारा जो है ये आपको इतना सुंदर संदेश देता है, और असल जो मीनिंग है वो यहाँ पर आपको पता लगेगा इस चीज़ का। जय जवान जय किसान के भूमिका भी इन्होंने हमेशा निभाई है। किसानों ने हमेशा इस देश में बलिदान दिया है, आज भी वो दे रहे हैं, और केवल इतनी मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस किए जाएं। मेरी भी आप सभी लोगों से यही अनुरोध है, जो लोग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, चाहे वो बैरिकेड्स की वजह से नहीं आ पा रहे हैं या कोई भी कारण हो, कोशिश करिए, और रास्ते हैं। एक रास्ता अगर बंद होता है तो अन्य रास्ते खुलते हैं, ये बात मत भूलिए। आप इनके समर्थन में आइए। जितनी ज़्यादा ताकत यहाँ पर होगी, जितनी ज़्यादा देश की जनता होगी, उतना ही जल्दी ये लोग अपने घर वापस जा सकेंगे। दामिनी, मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे कृषि मंत्री जी एक बात कह रहे हैं कि किसानों को ये कानून समझ नहीं आई। आप पत्रकार हो, आप पढ़े लिखे हो, आप ये मुझे बताइए कि आपको कोई ऐसा किसान मिला कि इस कानून को आप समझ नहीं हो और वो यहाँ आंदोलन में बैठा हो, उसे ये पता हो कि हम क्यों बैठे हैं, शायद वो जानकारी ना हो, ऐसा कोई किसान मिला यहाँ? मैंने जितने भी किसानों से इंटरव्यू किया है, जिनसे भी अब तक बात करी है, उन सभी से जब भी मैंने ये सवाल पूछा है कि आपको इस कानून में काला क्या लगता है और क्यों आपको समझ में नहीं आ रहा है ये कानून, उन्होंने हमेशा एक सटीक जवाब दिया है कि हमने इस कानून को पढ़ा है, और ये कानून इस देश के अन्नदाता के लिए है, कृषि से जुड़ा हुआ है, किसान के लिए है। तो किसानों से बेहतर इस कानून को कौन समझेगा? वो लोग समझेंगे जो कृषि से जुड़े हुए नहीं हैं, वो लोग समझेंगे जो संसद में बैठे हैं, या वो लोग समझेंगे जिनका कृषि से कोई भी नाता नहीं है। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की बात करूं तो वो भी अपने बयान दे रही है, विरोध जता रही है इन कानूनों को लेकर, और कई लोग जो है समर्थन भी दे रहे हैं। उनकी बात करूं तो वो लोग भी, आप मूवी से हटकर देखिए, आप पैसे से हटकर एक बार देखेंगे तो ये कानून केवल यही लोग बता सकते हैं इस कानून में क्या काला है, इस कानून में क्या सफ़ेद है। और जब बात हुई है ना समझ में ना आने की, इस देश में नागरिकता बिल आया तो शाहीन बाग के लोगों को नागरिकता बिल समझ में नहीं आया, छात्रों की बात की गई तो छात्रों को समझ नहीं आया, कृषि बिल आया तो किसानों को समझ में नहीं आया। यानी कि हर चीज़ जो है वो केवल सत्ता में बैठे लोगों को ही समझ आती है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो हमें आतंकवादी कहा जाता, अफगानिस्तानी कहा जाता, और हमारे साथ आप भी हो, क्योंकि आप भी, मैं देखता हूँ 75 दिन से बराबर हमारे साथ हो, तो ये आप पे भी लागू होता है। जब हम आपको अफगानिस्तानी और आतंकवादी कहेंगे तो आपको दर्द होगा, कैसा लगेगा? बिल्कुल दर्द होगा। आतंकवादी देश विरोधी के समान हो जाती है एक चीज़। आप इनके अगर मासूम चेहरे को देखेंगे ना, यहाँ पर आके बुजुर्ग जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। 75 दिन में अगर ये आतंकवादी होते तो 75 दिन में इन्होंने शायद 75 कांड कर दिए होते, परंतु 75 दिन से केवल शांतिपूर्वक ये यहाँ बैठे हैं। वहाँ जो उत्तराखंड में अभी दे रहे हैं, देख लो, जो आवाज उठा रहा है वो आतंकवादी है, उन सबके प्रति मुकदमे होने चाहिए। मैडम मोदी ने कह दिया कि जो MSP था वही रहेगा, आगे भी था, है और रहेगा। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? अगर MSP है तो सीधी बात है ना, जब ये लोग आपको कह रहे हैं कि आप MSP को एक कानून बना दीजिए तो आपको परेशानी क्या है? यानी कि कहीं ना कहीं उस चीज में भी खोट है, कहीं ना कहीं
नहीं, उस चीज़ में भी जुमला है कि आप ये बात कह रहे हैं और बार बार इन्हें बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। सीधी बात है, अगर आप इतना ही किसानों के हित में सोच रहे हैं तो जो ये बात कह रहे हैं अब तक उन्हें मान लेनी चाहिए थी। दामिनी, ये कानून प्रधानमंत्री जी लाए और लोगों का कहना ये है कि प्रधानमंत्री जी अडानी और अंबानी के लिए ये कानून लाए, क्योंकि कानून आए हुए अभी 6 महीने हुए और वेयर हाउस इनके 6 साल से बन रहे हैं। ये क्या आपको समझ आया ये कानून क्या है? आपने पढ़ा इसे और इसे सटीक जानकारी आप रखती हो क्या? ये कानून के बारे में जब मैंने पढ़ा तो काफ़ी अलग अलग तथ्य सामने आए। कभी चीज़ें पता लगी कि हरियाणा और पंजाब के लोगों को ही MSP से ज़्यादा फ़ायदा होता था, परंतु जब आप इस कानून की पूरी जानकारी लेंगे तो आपको पता लगेगा कि MSP कितना अहम रोल प्ले करता है। जितना हमारी ज़िंदगी में जितना रोटी एक दिन के लिए ज़रूरी है ना, उतना ही MSP इन लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि MSP ही इनकी एक है कि जिससे ये थोड़ा बहुत कमा सकते हैं, उससे खा सकते हैं। अच्छा, ये मुझे बताओ कि लास्ट दिन 28 तारीख के दिन यहाँ अफरा तफरी का माहौल था, पुलिस इधर से उधर घूम रही थी और हम लोगों को दहशत थी कि पता नहीं अब क्या होगा, क्या होगा। आप एक पत्रकार होने के नाते क्या डरी? नहीं, हल्का लगा क्योंकि जिस प्रकार से मीडिया लगातार दिखा रही थी, मैं उस बात से नहीं डरी। डर इस बात का था कि किसानों को उनका हक नहीं मिला तो क्या होगा। डर केवल इस बात का था कि अगर ज़बरदस्ती करके पुलिस फोर्स इनको हटा देती तो ये वापस वही ज़िंदगी जी रहे होते जो ये इतने सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं। इनका 75 दिन का संघर्ष जो है पूरा व्यर्थ चला जाता। केवल यही बात का दुख उस समय था, परंतु बेहद खुशी हुई जब 28 तारीख को देखा कि राकेश टिकैत के आंसुओं ने जिस प्रकार से जन सैलाब ला दिया, उनकी ताकत ने आज हर किसी को यहाँ दोबारा इकट्ठा कर दिया, खड़ा कर दिया और इतनी भीड़ यहाँ पर देखकर इतनी खुशी हुई जितनी पहले थी। अच्छा, लोगों का ये मानना है, मैं किसानों में रहता हूँ, मैं वन डे से यहाँ हूँ, आपको भी पता है, आप भी मुझे देखती हो, मैं भी आपको देखता हूँ, बहुत सारे भाई हमारे हैं। मुझे आप बताओ कि हमारी जो आज जो सरकार देश की चल रही है और बेटियां बहुत अपना दर्द रोती हैं कि हमें सुरक्षा में दिक्कत है, हमारा जो है हम थानों में रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकते, और आप पत्रकार हो, आप इस पीड़ा से 2-4 होती रहती हो और कई बार लोग पीड़ित आपके पास आते हैं अपनी आवाज़ लेके। क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि जो सरकार को सुचारू रूप से काम करना चाहिए सरकार कर रही है या नहीं? नहीं, सीधा सरल जवाब दूँ तो नहीं, क्योंकि अभी हाथरस का केस हुआ तो यूपी में मिशन शक्ति चलाया गया, परंतु आज उस मिशन शक्ति का नामो निशान भी नहीं है, कोई बात तक नहीं करता उस मिशन शक्ति पे। आंध्र प्रदेश में दिशा एक्ट चलाया गया। ये एक्ट और मिशन चलाने का क्या मतलब है? सीधी बात है, जो भी आरोपी है, जिसने भी बलात्कार किया या रेप की घटनाएं हुई, आरोपी को तुरंत सजा दी जाए तो एक डर पैदा हो जाता है इंसान के अंदर। अगर वो डर पैदा हो गया, अन्य देशों में जिस प्रकार से होता है, आप दूसरे देशों से कंपेयर करते हैं अपने देश को कि हमारे भारत ने अमेरिका की तरह ये किया, हमारे भारत ने चाइना की तरह, जापान की तरह ये किया, परंतु दूसरे देशों के मुकाबले अगर बात करूं तो जो महिला है वो बिल्कुल भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है। आप उसी तरीके से कानून को बनाइए ताकि अन्य देशों के मुकाबले भी वो रात के समय या किसी भी समय बिना डर के वो बाहर जा सके और अपने अधिकारों के लिए कहूँ लड़ सकें और अपनी आवाज़ भी उठाएं बिना किसी डर के। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है, यहाँ आप बुजुर्गों के बड़ों का सबका इंटरव्यू लेते हो, प्रधानमंत्री जी को क्या संदेश देना चाहते हो? प्रधानमंत्री जी को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, आप सबसे पहले तो आप उम्र में भी बड़े हैं, पद भी आपका बहुत बड़ा है तो उसका हम सम्मान करते हैं, परंतु मेरा आखिरी संदेश आपके पास यही जाना चाहेगा, इन किसानों की बातों को एक बार सुन लीजिए। ये किसान है, ये इस देश का अन्नदाता है, ये उग्रवादी लोग नहीं हैं, ये असली किसान हैं। इनके कपड़ों से इनकी पहचान मत कीजिए, इनके केवल एक बात मान लीजिए कि इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लीजिए और MSP को कानून बना दीजिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो 14 में आए थे, 2014 में, इनकी जगह अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो देश का विकास और बेहतर होता, ऐसा आपको लगता है? ऐसा मैं कह नहीं सकती, क्योंकि करप्शन और भ्रष्टाचार तो हमेशा से चलता आया है। आप देखेंगे तो हमेशा से, चाहे 65 साल की बात करूं, हमेशा से ही भ्रष्टाचार और कुछ ना कुछ कमियां तो हर राजनीतिक करप्शन और भ्रष्टाचार पे इनके आने के बाद कुछ कमी हुई या बढ़ा?
ये बात मैं कहूँ कि भ्रष्टाचार बढ़ा या कम हुआ, वही बात मैंने कही कि कमियां हर राजनीतिक पार्टी में हैं। हर राजनीतिक पार्टी आज सत्ता में केवल अपने सुख के लिए बैठी है, सुख भोगने के लिए बैठी है। बस यही है कि आगे आप जिसको भी वोट दें आप सोच समझ कर दें, और यही नहीं कि मैं चाहती हूँ कि इन किसानों में से आगे देश का प्रधानमंत्री बने, मैं ये चाहती हूँ। आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी जब सत्ता में आए थे 2014 से पहले, तो उन्होंने किसानों से गरीब बेटा बनके और अपनी पीड़ा और अपना दर्द और हमारे बीच का इंसान बनके हमसे वोट लिया, और आज उस किसान को मजाक उड़ाते हैं सदन में खड़े होके, इनको आंदोलन जीवी कहते हैं। इससे आपको पीड़ा और दर्द नहीं होता है? बिल्कुल, क्यों नहीं होता। ये आम लोगों का इनको जुमले में फंसाना और अपने बातों के अंदर फंसाने के बाद आप सुख भोग रहे हैं, उस कुर्सी पे बैठकर आप हर चीज़ प्राप्त कर रहे हैं जो आपको चाहिए, और ये लोग सड़क पर बैठे हैं, खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। इनको दर्द देकर अगर आप वहाँ शांति से बैठे हैं ना, तो ये बेहद निंदनीय है हमारे देश के लिए भी, और हमारी जो दुनिया है अगर कंपेयर करूँ सबके लिए बेहद निंदनीय है। हमारे देश की बेटियों को 33% आरक्षण का प्रावधान हमारे संविधान में है। बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बेटियों को यही संदेश देना चाहूँगी, यहाँ पर भी महिलाएं अगर देखेंगे ना आप आकर, महिलाएं लगातार बनी हुई हैं। आप इनसे कुछ सीखिए, इनसे प्रेरित होइए, ना कि उन लोगों से, चाहे कंगना रनौत की बात करूं, उन लोगों से प्रेरित मत होइए जो मूवीज़ बनाते हैं या फिल्मों की बातें रखते हैं, क्योंकि रील और रियल लाइफ में बेहद फ़र्क है। इन लोगों से प्रेरित होइए, लक्ष्मीबाई से प्रेरित होइए, सावित्रीबाई फूले से प्रेरित होइए। बस हो गया कि जय जवान जय किसान।